नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापडी पलनीसामी से बात की। राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने असम में बाढ़ की स्थिति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया। कहा, प्लाज्मा दान देश में आंदोलन के रूप में विकसित होगा। कोविड की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल बिहार पहुंचा। केंद्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार देश में शीघ्र डेटा सुरक्षा कानून लाएगी। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। दोपहर समाचार में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलनीसामी से आज बात करके राज्य में कोविड की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने इस महामारी के नियंत्रण के प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के मुख्यमंत्री ईके पलनीसामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि राज्य में कल कोविड नमूनों की जांच की संख्या करीब 48,000 हो गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थिति में जल्द से जल्द काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच इस महीने के लगातार तीसरे रविवार राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू है। सभी प्रमुख शहर और कस्बों में सन्नाटा पसरा है। पुलिस ने सड़कों पर वाहनों के आवागमन पर निगरानी बढ़ा दी है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की। इस दौरान बाढ़, कोविड महामारी और बागजन तेल कुएं में आग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति और राज्य सरकार के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने स्थिति से निपटने के लिए असम को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच राज्य में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। 25 जिलों के 27 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 81 लोगों की मृत्यु हुई है। राहत कार्य जोर शोर से जारी है। काजीरंगा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य का 85% हिस्सा बाढ़ में डूबा है। अब तक 134 वन्यजीवों को बचाया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार ने हाल ही में संसद के मानसून सत्र के संचालन के बारे में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों के साथ बातचीत की है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से जुड़े घटनाक्रम पर विचार किया जा रहा है। श्री नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोविड की मौजूदा परिस्थिति में संसद के मानसून सत्र और संसदीय समितियों की बैठकों के संचालन के बारे में अनेक बार चर्चा की। संसद का बजट अधिवेशन 23 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस बीच श्री नायडू ने कोविड महामारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जनता तक जरूरी सूचना पहुंचाने में मीडिया की भूमिका की सराहना की। अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मीडिया की सक्रिय भूमिका के बगैर महामारी के खिलाफ लड़ाई कारगर ढंग से नहीं लड़ी जा सकती थी। श्री नायडू ने टेलीविजन चैनलों के कुछ वर्गों के बारे में आगाह करते हुए कहा कि ऐसे चैनलों को महामारी की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से बचना चाहिए। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि कोरोना वायरस के बारे में केवल प्रामाणिक सूचना का ही सोशल मीडिया पर उपयोग करें और गुमराह करने वाली अफवाहों से बचें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के एम्स में दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयोजित प्लाज्मा दान अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 26 पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा दान किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दाताओं को प्लाज्मा वॉरियर बताते हुए कहा कि प्लाज्मा दान देश में एक आंदोलन के रूप में विकसित होगा और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुका व्यक्ति महीने में 2 बार प्लाज्मा दान कर सकता है। प्लाज्मा देने से व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। प्लाज्मा दान में पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अन्य लोग भी इनके योगदान से प्रेरित होकर इस अभियान में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि 60 केंद्रों में 452 रोगियों पर प्लाज्मा का प्रयोग किया गया है और उनका आकलन किया जा रहा है।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है और मृत्यु दर कम हो रही है। उन्होंने बताया कि स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 63% हो गई है। इससे जान गंवाने वाले लोगों की दर लगभग 2.5% है, जो कि विश्व औसत से बहुत कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत में नमूनों की जांच की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय 1262 प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन 3.5 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। देश में अब तक 6,77,423 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 62.86% हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 रोगी स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल 3,73,379 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 38,902 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 10,77,618 हो गई है। एक दिन में 543 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 26,816 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 3,58,127 नमूनों की जांच की गई। अब तक 1,37,91,859 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कोरोना वायरस के मामलों में सुधार की दर के लिहाज से शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां ये दर 73% से ऊपर है। ऐसे 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां सुधार की दर राष्ट्रीय औसत 62.86% की तुलना में बेहतर है। ठीक हुए कुल लोगों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जिसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर आता है। कुल सक्रिय मामलों में 66% से अधिक मामले केवल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे हैं जहां कोविड-19 के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की दर दुनिया में सबसे कम है। केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रभावी कंटेनमेंट कार्यनीति, बड़ी संख्या में नमूनों की जांच और मानक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से मृत्यु दर में कमी हुई है। केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से नमूनों की जांच की संख्या बढ़ाई गई है और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में विस्तार किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल आज पटना पहुंचा। 3 सदस्यों के इस दल का नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर नीरज निश्चल भी दल में शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दल मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन देगा। केंद्रीय टीम राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस बैठक में भाग लेंगे। बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय टीम गया भी जाएगी। टीम के सदस्य कोविड अस्पताल जाकर हालात का जायजा लेंगे। केंद्र ने बिहार को 50,000 और रैपिड एंटीजन किट उपलब्ध करा दिया है। पटना के 25 अस्पतालों में एंटीजन जांच शुरू कर दिया गया है। कोरोना लक्षण वाले सभी लोगों का यहां मुफ्त जांच किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों में लोगों की शिकायतों और समस्याओं को तत्काल दूर करने के लिए रिस्पांस टीम तैनात करने का फैसला किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल।
बिहार में 1,667 नए मरीजों का पता लगने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 24,967 हो गई है। अब तक 15,771 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 9,018 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बिहार में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 63% है। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। जांच क्षमता बढ़कर अब प्रतिदिन 50,000 से अधिक हो गई है। राज्य में अब तक 14,26,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है। इस बीच संक्रमण पर काबू पाने के लिए 55 घंटे का साप्ताहिक प्रतिबंध जारी है, जो कल सवेरे तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार कोरोना रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि ऐसे बिना लक्षण वाले मरीज जो चिकित्सा के दौरान चिकित्सकीय सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य बेहतर सेवाएं पाना चाहते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लखनऊ एवं गाजियाबाद में L1 स्तर की नई व्यवस्था शुरू की गई है और जल्द ही इन सुविधाओं को अन्य जनपदों में भी लागू किया जाएगा। इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा होटलों का अधिग्रहण कर एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को वहां रखा जाएगा और उन्हें राजकीय चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। यहाँ डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 2,000 रुपए प्रतिदिन दे होगा। श्री प्रसाद ने बताया कि होटल के अधिकतम 25% कक्ष सिंगल ऑक्यूपेंसी पर महिलाओं, छोटे बच्चों, 50 वर्ष से 65 वर्ष तक के व्यक्तियों को दिए जाएंगे। शेष 75% कक्ष डबल ऑक्यूपेंसी पर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों तथा अविवाहित रहित छोटे बच्चों को यहाँ भर्ती नहीं किया जाएगा। L1 स्तर की इन सुविधाओं पर कोविड केयर सेंटर के समस्त प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी मरीज की तबीयत बिगड़ने की आशंका होने पर उसे तत्काल आवश्यकता अनुसार L2 अथवा L3 अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र में पुणे और पिंपरी चिंटवाड़ शहरों में 10 दिन के लॉकडाउन के पहले 5 दिन बीत जाने पर आज वहां प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में आवश्यक वस्तुओं जैसे कि किराने और सब्जियों की बिक्री करने वाले स्टोरों को सोमवार से 4 घंटे खुले रहने की अनुमति होगी। पहले दिन भीड़भाड़ से बचने के लिए दोनों शहरों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और सब्जी विक्रेताओं को आज सुबह 8 से शाम 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी है। कल से उन्हें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी। पुणे जिले में कोविड-19 मामलों की संख्या 45,000 को पार करने जाने के बाद संक्रमण के प्रसार को रोकने के प्रयास में 14 से 23 जुलाई तक पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे ग्रामीण के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन जारी किया है। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद कोविड-19 के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पुणे जिले में कोविड-19 मरीजों की संख्या में पिछले 3 दिनों से दैनंदिन वृद्धि मुंबई से ज्यादा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पुणे से नितिन केहकर। उधर मुंबई में जनजीवन वापस पटरी पर लौट रहा है और यहां से अपने घर गए श्रमिकों ने भी धीरे धीरे वापस आना शुरू कर दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जब से देश में अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हुआ है, कई परियोजनाएं जो तालाबंदी के कारण ठप पड़ा हुआ था फिर से शुरू हो गया है, पर मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण ये योजनाएं अपनी आधी क्षमता के साथ ही शुरू हो पाया है। इंजीनियरिंग इकाइयां जो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाने की वजह से भारी नुकसान झेल चुकी है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से कर्मचारियों को वापस लाने की पहल कर रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हालिया आंकड़ों के अनुसार मेट्रो परियोजनाएं जो पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग फर्म द्वारा हजारों श्रमिकों को वापस लाया गया है, जिसमें दहिसर ईस्ट, अंधेरी ईस्ट मेट्रो 7 लाइन भी शामिल है। इसके अलावा रियल एस्टेट खिलाड़ी रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को वापस लाने की पहल कर रहे हैं। देवप्रिया भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। असम में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए 22 जुलाई से लोगों के एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। राज्य के प्रमुख सचिव कुमार संजय कृष्ण ने बताया कि केवल चिकित्सा और अंतिम संस्कार जैसी आपातकालीन स्थिति में ही आवागमन की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित जिला अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी।
प्रमुख सचिव ने कहा कि इस बीच सामान का परिवहन जारी रहेगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गुवाहाटी समेत कामरूप महानगर जिले में अनलॉक 1 आज शाम 7 बजे से 2 अगस्त तक विभिन्न रियायतों के साथ लागू हो जाएगा। गुवाहाटी सहित कामरूप मेट्रो जिले में कुछ शर्तों के साथ दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार के बीच दी गई है। सभी सरकारी और निजी कार्यालय सभी कार्यबल के 30% के साथ काम करेंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी और आधिकारिक ड्यूटी को छोड़कर निजी वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम और योगा केंद्र भी बंद रहेंगे। जोरहाट नगर पालिका क्षेत्र में भी लॉकडाउन की गई है। मुख्य सचिव ने कहा है कि गुवाहाटी में लॉकडाउन सफल रही क्योंकि इससे काफी हद तक सामाजिक संक्रमण रोका जा सका है। असम में अब तक 7,707 सक्रिय मामले हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर राजधानी क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन की अवधि 3 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राजधानी में पिछले 2 सप्ताह के दौरान कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ऐसा किया गया है। राज्य में अब तक 650 लोगों में ये संक्रमण पाया गया है। इस समय 373 मरीजों का इलाज चल रहा है और 274 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस संक्रमण से 3 लोगों की जान गई है। त्रिपुरा में अगरतला राजकीय मेडिकल कॉलेज में कल कोविड के कारण 2 व्यक्तियों की मौत के बाद राज्य में मृतकों की संख्या 5 हो गई। इस बीच बीएसएफ के 82 जवानों सहित 171 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 2,668 हो गई है, जिनमें से 1,735 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में 914 मरीजों का इलाज चल रहा है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में 2 लोग संक्रमित हुए और 7 मरीज ठीक हो गए हैं। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 284 हो गई है तथा सक्रिय मामलों की संख्या 117 है। 167 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। नागालैंड में आज 10 लोगों में संक्रमण के बाद राज्य में कोविड मरीजों की संख्या 988 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एस पंग न्योफोम ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 27 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक कुल 432 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय 456 मरीजों का इलाज चल रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी, हाथों की स्वच्छता और खांसी के दौरान सावधानी बरतने का सुझाव दिया। जो तरीके हैं जिनसे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं, जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है, और हैंड हाइजीन, अपने हाथों को बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करना है साबुन पानी से या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव रहें, अपने आप को एंगेज रखें। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के मामले में भारत दुनिया में दूसरे हिस्सों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। इसकी रोकथाम के लिए जो उपाय किए गए हैं उनसे इस महामारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में, और अगले 2 या 4 हफ्ते में हमें परिस्थिति का पूरा विवरण मिलेगा। फिर भी आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी पलनीसामी से बात की, राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने असम में बाढ़ की स्थिति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया, कहा प्लाज्मा दान देश में आंदोलन के रूप में विकसित होगा। कोविड की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल बिहार पहुंचा। केंद्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार देश में शीघ्र डेटा सुरक्षा कानून लाएगी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। केंद्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि सरकार डेटा की संप्रभुता पर कभी समझौता नहीं करेगी। श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी ही डेटा सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी और संसद की प्रवर समिति इस मामले पर विचार कर रही है। ठाकुर प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला के तहत वर्चुअल संबोधन में विधि मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से कार्य संस्कृति में बदलाव आए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय अदालतों में वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई है। उच्च न्यायालयों में अब तक इस प्रणाली से लगभग 1,75,000 मामलों पर सुनवाई हुई। निचली अदालतों ने भी 7,34,000 से अधिक मुकदमों की सुनवाई की है और उच्चतम न्यायालय ने 7,800 मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई की। श्री प्रसाद ने कहा कि सभी लोगों को डेटा की गोपनीयता के बारे में सावधान रहना चाहिए। उन्होंने डिजिटल आधारित सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इनसे देश सशक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य जॉन लुइस के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लुइस को नागरिक अधिकारों, अहिंसा और गांधीवादी मूल्यों के प्रणेता के रूप में याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवंगत अमेरिकी सांसद की विरासत लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज जिले में बस और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हुए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 1 घायल की मौत सैफई अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। बस बिहार से नई दिल्ली आ रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है तथा घायलों के समुचित इलाज के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित सदस्यों को 25 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय किया है। आतंक से जुड़ी किसी भी वारदात में मृत्यु की स्थिति में पंचायतों और स्थानीय निकाय के सदस्यों को ये बीमा लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य ऐसे सभी निर्वाचित सदस्यों को सुरक्षा देकर राज्य में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना है, जिन्हें लगातार आतंकवादियों से खतरा बना हुआ है। पुदुचेरी विधानसभा का बजट सत्र कल उपराज्यपाल किरण बेदी के परंपरागत भाषण से शुरू होगा। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करेंगे। वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी मुख्यमंत्री के पास ही है। 21 जुलाई को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सभी विभागों से संबंधित विषय भी सदन में उठाए जाएंगे। समूचा विधानसभा परिसर संक्रमण मुक्त कर दिया गया है। कोविड की स्थिति को देखते हुए विधानसभा में आगंतुकों की अनुमति नहीं है और केवल निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ही सदन के भीतर आ सकेंगे। चुनिंदा मीडिया कर्मियों को भी सदन में आने की अनुमति दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में कछुओं का पता लगाने और उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कुरमा मोबाइल ऐप अनूठा माध्यम है। उन्होंने कहा कि देश की समृद्ध वनस्पतियों और जीव जंतुओं के संरक्षण में इस प्रकार के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोबाइल एप्लीकेशन कुरमा की शुरुआत इस वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर की गई थी। इसका उद्देश्य कछुओं के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके उपयोगकर्ताओं को कछुओं के बारे में आंकड़े एकत्रित करने और देश भर में इनके निकटतम राहत केंद्रों की स्थिति की जानकारी मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति के सूत्रधारों में से थे और उनकी देशभक्ति तथा बलिदान ने लाखों देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की प्रेरणा दी। श्री जावड़ेकर ने भी मंगल पांडे को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ ट्विटर पर दुनिया के शीर्ष पसंदीदा नेता बने हुए हैं। श्री मोदी के ट्विटर अकाउंट ने आज 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे वे दुनिया भर में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेता के रूप में सामने आए हैं। श्री मोदी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप के बाद कुछ वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स के मामले में 6 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। भारतीय व्यापार सम्मेलन बुधवार को इंडिया आइडियाज समिट आयोजित करेंगे। इस सम्मेलन में व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की भावी साझेदारी पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में वैश्वीकरण के रुझानों, व्यापार और निवेश तथा कोविड-19 के बाद के समय की कार्यशैली के मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। शिखर सम्मेलन में सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सम्मेलन में प्रमुख भाषण देंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अन्य नेता भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि देश में मार्च 2023 से निजी क्षेत्र की रेलगाड़ियां चलने शुरू हो जाएंगे। मंत्रालय ने मीडिया में आए उस समाचार के बाद ये स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ये रेलगाड़ियां मार्च 2024 से चलाने का कार्यक्रम है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2021 तक निविदाओं पर अंतिम फैसला किया जाएगा और इन ट्रेनों का संचालन मार्च 2023 से शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कई भागों में आज कहीं मध्यम और कहीं तेज वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार तक और बारिश होगी। राजधानी के उत्तरी इलाके में 86 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि सफदरजंग क्षेत्र में 74.8 मिलीमीटर वर्षा हुई। मध्य दिल्ली के मिंटो ब्रिज के नीचे एक वाहन के डूब जाने से 56 वर्षीय चालक की मौत हो गई। इस बीच दिल्ली परिवहन निगम की एक बस और 2 ऑटो रिक्शा मिंटो ब्रिज अंडरपास पर फंसे हुए हैं, जो पानी से भरा हुआ है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली में मानसून 25 जून को अपने सामान्य समय से 2 दिन पहले आया था। मौसम विभाग ने इस मौसम में सामान्य वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राजधानी में गरज के साथ आंधी और वर्षा भी होगी। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा तथा अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चेन्नई में तापमान 27 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर में तापमान 20 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आंशिक रूप से बादल घिरे रहने और शाम या रात को धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वर्षा और गरज के साथ आंधी आने की भी संभावना है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा या धूल भरी आंधी चल सकती है। चंडीगढ़ में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलनीसामी से बात की। राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने असम में बाढ़ की स्थिति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने दिल्ली में प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा, प्लाज्मा दान देश में आंदोलन के रूप में विकसित होगा। कोविड की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल बिहार पहुंचा।
केंद्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार देश में शीघ्र डेटा सुरक्षा कानून लाएगी। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।